प्यारे बच्चों नमस्कार। सेंट जेवियर की ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 11 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जामुन का पेड़ पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके पाठ के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे सरकारी कर्मचारी अपने काम को करने के लिए एक दूसरे पर टालते हैं। हाँ बच्चों, एक बार यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं। सबसे पहले जामुन का पेड़ जिन्होंने लिखा है उन लेखक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेखक का परिचय इस प्रकार है। कृष्णचंद्र इसके पाठ के लेखक हैं कृष्णचंद्र। इनका जन्म पंजाब के गुजरांवाला ज़िले के वजीराबाद गांव में सन 1914 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई है और 1930 में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए तथा फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 ईस्वी में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। इसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में ही रहे। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इनका निधन 1977 ईस्वी में हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ इधर ध्यान दीजिए। ज्योति, जागृति, इधर ध्यान दीजिए। तनिष्क। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह इन्होंने जो लिखा है, सबसे पहले कहानी संग्रह है। एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। फिर उपन्यास में शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समुद्र के किनारे, कागज़ की नाव और मेरी यादों के किनारे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोग इनका साहित्यिक परिचय भी जान लेते हैं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसमें कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। इनका प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। प्रगतिशील जो संघ था वो मुंशी प्रेमचंद ने ही बनाया था। ठीक बच्चों, तो उससे इनका गहरा संबंध था। इस विचारधारा का असर इनके साहित्य पर भी मिलता है। ये उन लेखकों में है जिन्होंने लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन इनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। उनकी लोकप्रियता उनकी इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। अब आइए हम लोग पाठ के बारे में जानते हैं। इसका सारांश क्या है? देखिए, सारांश बड़ा ही हास्य व्यंग की कथा लिखी गई है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं तो थोड़े से काम के लिए कैसे एक दूसरे के ऊपर टालमटोल करते हैं और अपना काम स्वयं नहीं करते हैं। उसी के बारे में इन्होंने अच्छी तरीके से समझाया है। क्या कहा है? पाठ का सारांश देखिए आप लोग, बड़ा ही मनोरंजक और इंटरेस्टिंग है। तो जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी। भाई हमें हंसी किसी आई, जब किसी बात को हम बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे तभी तो हंसी आएगी, हैं? तो और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है, इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय सी लगती हैं। लेकिन विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं में मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। वस्तुतः पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार
कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीयता के रूप में को भी बताता है। रात को आंधी चली। आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ जो खड़ा था वो गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही। कोई कहता इस पेड़ में बड़े अच्छे अच्छे जामुन आते थे, हम घर ले जाते थे, हमारे बच्चे खाते थे। तभी माली ने दबे आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी को जीवित होने में संदेह था। तभी वह दबा आदमी बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिंटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाज़त के बिना पेड़ हटाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा वे चाहते थे कि सरकार तो पेड़ लगवाती है और बताओ हम पेड़ कैसे कटवा दें, कैसे निकलवा दें। कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कही कि यह काम कृषि विभाग का है, ये हमारा नहीं है। यानी सचिवालय के क्लर्क ने कहा यह काम कृषि विभाग का है, तो वह उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हार्टिकल्चर, माने जिसमें फल फ्रूट होते हैं, हार्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि ये फलदार पेड़ है। ठीक है। तो रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। 3 दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर पर चल रही है, अतः जामुन का पेड़ काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो कुछ मनचले लोगों ने आदमी को बांटने की बात कही कि आदमी को काट दिया जाए, और आजकल तो ऐसी सर्जरी चलती है कि ये पुनः जोड़ा जा सकता है, तो इसको फिर जोड़ दिया जाए, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी को इस पर आपत्ति की, यानी जो दबा हुआ आदमी है उसने आपत्ति की, अरे ऐसे तो मैं ना मरने को होऊंगा, तब भी मर जाऊंगा, तो ऐसे तो वह मर जाएगा। तो आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो फिर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग को भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, किंतु आदमी मर जाएगा, अतः यह फैसला रद्द हो गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझाने के या जो सुलझने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। फिर क्या हुआ, ये सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। माली ने उससे पूछा कि आप शायर हैं, तो उसने सिर हिला दिया। तो ये बात माली ने पूरे सचिवालय में फैला दी। फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहाँ इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है, तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य बताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव ने आश्वासन दिया और चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। आदमी ने तो उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की थी। उसने असमर्थता जताई। उसने कहा यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा।
वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे, पिटोनिया सरकार राज्य को बहु सहायता देती है। 2 देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे ही निर्णय देंगी कि शाम को 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति तो दे दी। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा हो चुका था। उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। आ गया बच्चों समझ में? हाँ बच्चों, तो अब इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं, यानी जो कठिन शब्द हैं, उनके जो अर्थ हैं उनको आप लोग जान लीजिए। झक्कड़, झक्कड़ माने आंधी। सेक्रेटेरिएट माने सचिवालय। रुआसा माने रोता हुआ सा। ताज्जुब हैरानी। बजनी भारी। अंडर अवर सचिव हैं। डिप्टी उप। ज्वाइंट संयुक्त। मंचला बेफिक्र। हुकूमत शासन। अर्जेंट अति आवश्यक। मार्क करना अंकित करना। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि विभाग है। इजाज़त अनुमति। वारिस उत्तराधिकारी। लावारिस जिसका कोई न हो। युक्त तरीका प्लास्टिक सर्जरी, शरीर पर त्वचा लगाने की शल्य चिकित्सा। एक्शन कार्यवाही। तगाफुल उपेक्षा। खाक मिट्टी। अचंभा हैरानी। ठीक है। आलोचना समीक्षा। गदय लयहीन रचना। गुमनामी अपरिचय। बंदोबस्त इंतजाम। जवाब देना समाप्त होना। अंधेसा संदेह। निर्जीव प्राणहीन। पाद पंक्ति। ठीक है। अब बच्चों इसमें जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, तो ये आप प्रश्न लिख लीजिए और इसके उत्तर आपको गूगल क्लास में मिल जाएंगे। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? खा, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। नंबर 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली? इसकी जानकारी की फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? नंबर 3, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा है? फिर है अगला प्रश्न, कहानी में ऐसे 2 प्रसंग हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के कटिबद्ध तो होते हैं, ऐसा कब कब होता है और लोगों को यह संकल्प दोनों बार किस किस तरह से भंग होता है? यह कहना कहाँ तक, अब दूसरा प्रश्न है, यह कहना कहाँ तक युक्त संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा भी अंतर धीरा है? इसके उत्तर या इसके पक्ष में तर्क दें। फिर है नंबर 3, यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? उत्तर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।